हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इस इमेज को देखो। यह है जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव अफ्रीकन एलिफेंट। और जरा इस इमेज को देखो, यह है पानी में रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, जिसकी तुलना में अफ्रीकन एलिफेंट बस सिर्फ उसके पूंछ बराबर है। इनफैक्ट ब्लू व्हेल ही क्यों, ये जायंट जेलीफिश आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन 10 हाथियों के बराबर है, और ये जीव 4 हाथियों के बराबर। और फाइनली ये ओरफिश की लंबाई तो देखो। ये सभी समुद्री जीव जमीन पर रहने वाले जीवों से कई गुना ज्यादा विशालकाय है। सो क्लियरली समुद्र वहां पर रहने वाले जीवों को कुछ तो एडवांटेज दे रहा है जो शायद जमीनी जीवों को नहीं मिल रही। डिड यू नो, आज से करीब 150 मिलियन साल पहले कहानी इसकी बिल्कुल उल्टी थी। उस वक्त जमीन पर रहने वाले जीव पानी में रहने वाले जीवों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। कुछ तो लिटरली 6 माले की बिल्डिंग जितने बड़े थे। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि पिछले 150 मिलियन सालों में हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि आज वही एडवांटेज जमीन के जीवों को नहीं बल्कि समुद्र के जीवों को मिल रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साल 2023 में ब्राजील के सिडेड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर फिलिप सिल्वा और उनकी टीम एक दिन सी क्रीचर्स पर एक स्टडी कर रही थी। इसके लिए उन्होंने 19 ऐसे सी मैमल्स की स्पीशीज को लिया जिनका साइज यूजुअली 10 मीटर से ज्यादा होता है। अब यहां पर स्पेसिफिकली सी मैमल्स ही क्यों? तो देखो, इसका रीजन यह है कि फिलिप और उनकी टीम को यह पता था कि पृथ्वी पर मौजूद सभी मैमल्स में ग्रोथ के लिए टोटल 9 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्हीं 9 जीन्स में से किसी भी 2 जीन्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जमीन पर रहने वाले मैमल्स में भी पाए जाते हैं। ऑल्सो सिंस मैमल्स का कंपैरिजन एक ज्यादा एक्यूरेट मार्क होगा पानी में ग्रोथ का रीजन समझने के लिए, इसीलिए फिलिप और उनकी टीम ने 19 सी मैमल्स लिए और उनमें उन 9 ग्रोथ जीन्स को ढूंढना शुरू किया। अब जानना चाहते हो उन्हें उस स्टडी में क्या रिजल्ट मिला? सरप्राइजिंगली उन्होंने यह देखा कि ऑल 19 में से 19 सी मैमल्स में उन 9 जीन्स में से एट अ टाइम मिनिमम 4 जीन्स के कॉम्बिनेशंस मौजूद थे, अनलाइक लैंड मैमल्स जिनमें सिर्फ 2 ही जीन्स थे। यानी कि यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन 4 जीन्स के कंबाइंड इफेक्ट्स की वजह से समुद्री मैमल्स का साइज जमीन पर रहने वाले मैमल्स के मुकाबले ज्यादा है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि पानी में जाते ही मैमल्स को इन एक्स्ट्रा ग्रोथ जीन्स की जरूरत क्यों पड़ रही है कि ये 2 के जगह पे 4 हो जा रहे हैं? आखिर इस एवोल्यूशन के पीछे रीजन क्या है? बस एग्जैक्टली इसी चीज का रीजन जानने के लिए जब मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च किया और जब हम इन समुद्री जीवों पर हुई पास्ट स्टडीज को रेफर कर रहे थे, हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई। हमें एक ऐसी स्टडी मिली जिसके मुताबिक सी क्रीचर्स के बड़े होने के पीछे एक ऐसी गैस रिस्पॉन्सिबल है जो समुद्र की गहराइयों में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दरअसल साल 1999 की उस स्टडी में बायोलॉजिस्ट गॉथियर चेपेल ने अपनी टीम के साथ मिलकर अलग अलग वाटर बॉडीज से प्रॉन्स को कलेक्ट किया था, और ऐसे करीब 1800 प्रॉन स्पीशीज के साइजेस को उन्होंने साइड बाय साइड कंपेयर किया। अब कंपेयर करने पर उन्होंने ये देखा कि कुछ प्रॉन्स के साइज बाकियों के मुकाबले करीब 6 गुना बड़े थे। सो इसकी वजह जानने के लिए उन्होंने उन सभी बड़े प्रॉन्स के हैबिटेट्स यानी कि उनके रहने की जगह और वहां के वातावरण को स्टडी करना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें जो मिला That was extremely fascinating. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिन जिन प्रॉन्स का साइज छोटा था वो सभी शैलो वाटर्स में रहने वाले प्रॉन्स थे, और वो जिनके साइजेस बड़े थे वो सारे गहरे समुद्र में रहने वाले प्रॉन्स थे। फर्दर रिसर्च से ये कंक्लूजन निकला कि गहरे समुद्र का पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है और इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन सतह के मुकाबले ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व होता है, और बस यही वो गैस है जो गहरे पानी में प्रॉन्स की साइज को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद कर रही है। अब आई नो आप अभी सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन और साइज का आखिर क्या संबंध है? वेल, काफी गहरा संबंध है। दरअसल गॉथियर चेपेल के रिसर्च से एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात सामने आई। फिशेस ब्रीथ किससे करते हैं? गिल से। वी ऑल नो दैट। फिशेस के गिल्स ही वो ऑर्गन होते हैं जो उन्हें पानी में से ऑक्सीजन बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। अब क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो नेचुरली उस एक्सेस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए ओवर टाइम मछलियों के गिल्स का साइज बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे ही बॉडी के सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है उनका सेल मेटाबॉलिज्म फास्ट एंड एफिशिएंट होने लगता है, जिससे मसल्स भी ग्रो होने लगते हैं। और अल्टीमेटली मामला यह हो जाता है कि ज्यादा ऑक्सीजन, इसीलिए बड़े गिल्स, और फिर बड़े गिल्स को संभालने के लिए बड़ा शरीर, एंड देन बड़े शरीर के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चूसने के लिए और भी बड़े गिल्स। यानी कि रेफर किए इन दोनों स्टडीज से यह बात फाइनली कंक्लूड होती है कि जेनेटिक्स और गहरे पानी में मौजूद ज्यादा ऑक्सीजन ये 2 मुख्य कारण है जो समुद्री जीवों के साइजेस को अनयूजुअली बड़ा बना रहे हैं। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। पहला रिसर्च जो कि फिलिप ने किया था, उन्होंने एक
चीज तो मिस कर दी थी। हमने अब तक बस सिर्फ फिशेस की बात की। व्हाट अबाउट अंडर वाटर मैमल्स? जैसे ही फिलिप की रिसर्च पब्लिश हुई, कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ गुलेफ के रिसर्चर एंडी टुर्को ने यह देखा कि इस पूरे रिसर्च में एक मेजर लूप होल है। अब बाकी मछलियों को तो समझ में आता है कि उनमें गिल्स होते हैं, पर समुद्र का सबसे बड़ा जीव तो ब्लू व्हेल है, जो कि एक मैमल है, फिश नहीं। ये ब्लू व्हेल तो पानी के अंदर नहीं बल्कि सतह पर आकर सांस लेता है और फिर दोबारा से वापस अंडर वाटर तैरने जाता है। तो फिर क्या जमीनी मैमल्स के मुकाबले सिर्फ 2 जीन्स एक्स्ट्रा होने की वजह से उसकी साइज इतनी बढ़ गई? इसी लूप होल को फिल करने के लिए रिसर्चर एंडी टुर्को ने अपने टीम के साथ मिलकर अपना एक अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च शुरू किया और सोचा कि इस बार क्यों ना ऐसे फिशेस को लिया जाए जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हो, सो दैट वो आसानी से साइज डिफरेंस का पता लगा पाए। और इसके लिए उन्होंने चुना मैनग्रोव रिव्यूलस नाम की एक एम्फीबियन स्पीशी, जो कि मेंढक की तरह पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। उन्होंने बेसिकली इन एम्फीबियस फिशेस के 2 ग्रुप्स बनाए, जिनमें से एक को उन्होंने 2 हफ्तों तक पानी में रखा और दूसरे को जमीन पर, ताकि दोनों भी एनवायरनमेंट का उन पर इफेक्ट क्या होता है वो जान सके। एंड मेरे हिसाब से इस स्टडी ने बहुत ही ब्यूटीफुली डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे बायोलॉजी को फिजिक्स इफेक्ट करता है। दरअसल जैसे ही 2 हफ्ते पूरे हुए, एंडी टुर्को ने देखा कि जिन फिशेस को जमीन पर रखा था उनकी रीढ़ की हड्डी पानी में रखे फिशेस के मुकाबले काफी ज्यादा थिक और स्टिफ हो गई थी। अब ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कोई जीव रेगुलरली ज्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने लगता है। बट पृथ्वी पर तो हर जगह ग्रेविटी मोर और लेस एक ही होती है, राइट? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इन फिशेस ने जमीन पर ज्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस किया था। तो फिर एग्जैक्टली इन दोनों एनवायरनमेंट्स में ऐसा क्या बदला? अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं तो आप इसका जवाब मुझे खुद बता दोगे। मुझे बताओ, अगर आप टेनिस बॉल और पत्थर दोनों को पानी में फेंकते हो तो आपको क्या लगता है, क्या डूबेगा और क्या तैरेगा? ऑब्वियसली पत्थर डूबेगा और टेनिस बॉल तैरेगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी चीज पानी में गिरते ही अपने वजन जितना पानी नीचे ढकेलती है, और इसके जवाब में पानी उस चीज को उतने ही फोर्स से ऊपर ढकेलता है विद अ फोर्स कॉल्ड बुयंसी। और बस इसी फोर्स की वजह से समुद्री जीवों को एक्स्ट्रा फ्रीडम मिलता है, वो एक्स्ट्रा लिबर्टी पाते हैं अपने साइज को अननेचुरली बढ़ा पाने में। क्योंकि अगर कोई एलिफेंट ब्लू व्हेल जितना बड़ा हो गया तो उसकी हड्डियां चाहे कितनी भी थिक हो जाए, हवा से मिल रही बुयंसी उसे ग्रेविटी को झेलने में उतनी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती जितना पानी ब्लू व्हेल्स की मदद करता है। बिसाइड्स, पानी में रहने वाले जीवों की एवरेज डेंसिटी 1075 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होती है, जबकि सी वाटर की एवरेज डेंसिटी होती है 1026 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। यानी कि पत्थर की तरह पानी में रहने वाले ज्यादातर जीव पानी से भी भारी होते हैं, और इसीलिए अपने आप को टेनिस बॉल जैसे फ्लोट करवाने के लिए सभी समुद्री जीव अपने अंदर कुछ ऐसे एडेप्टेशंस इवॉल्व कर लेते हैं जिनकी मदद से उनका वजन पानी के वजन से कम हो जाता है। और यह भी एक रीजन है कि उन्हें अपने शरीर का साइज बढ़ाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्विड्स फ्लोट करने के लिए अपने बॉडी में ऐसे अमोनियम रिच फ्लूइड्स बनाते हैं जिनका वजन पानी से कम होता है। शार्क्स जैसे कुछ समुद्री जीव अपने लिवर में स्क्वैलिन नाम की एक गैस बनाते हैं, और टेलियोस्ट फिशेस अपने ब्लैडर में हवा भर लेते हैं ताकि वो फ्लोट हो सके। अब इन सभी स्पेशल टाइप के फ्लूइड्स और गैसेस बनाने के लिए इन जीवों को ऑब्वियसली कुछ स्पेशल बुयंसी ऑर्गन्स लगेंगे। सो बस इन्हीं ऑर्गन्स के लिए अपनी बॉडीज में एक्स्ट्रा जगह बनाने के लिए कई बार समुद्री जीवों के साइजेस जमीनी जीवों के मुकाबले ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। यानी कि फिलिप के रिसर्च में आए लूपहोल को फिल करते हुए एंडी टुर्को ने यह प्रूव कर दिया कि सी क्रीचर्स के साइज एबनॉर्मली बढ़ने के पीछे उन जीवों का नंबर 1 जेनेटिक मेकअप और नंबर 2 समुद्र में मौजूद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो मेजर रोल प्ले करता ही है, लेकिन इसी के साथ नंबर 3 ग्रेविटी और बुयंसी के बीच का टग ऑफ वॉर भी समुद्री जीवों को वो अनड्यू एडवांटेज देता है। और यही वजह है कि इनका साइज जमीन पर रहने वाले जीवों के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ रहा है। बट देन अगेन, अभी ये 3 रीजंस ना ये नहीं बताते कि आज से 150 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर क्या ऐसा अलग था कि उस वक्त कुछ जमीनी जीव ब्लू व्हेल से भी 2 गुना ज्यादा विशालकाय हुआ करते थे, जबकि उसी वक्त पानी के सबसे बड़े जीव सिर्फ आज के अफ्रीकन एलिफेंट जितने ही बड़े हुआ करते थे। अब हमने जब इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तब पता चला कि तब पृथ्वी पर जिन डायनासोर्स का राज था वो मेनली कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स थे, यानी कि वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आसपास के वातावरण से हीट एब्जॉर्ब करते थे, और इसी वजह से उन्हें मैमल्स की तरह अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी। अब ऐसे में क्योंकि उस समय पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा थी, तो वहां पर पेड़ पौधे तेजी से फलने फूलने तो लगे और सौरोपॉड्स जैसे शाकाहारी डायनासोर्स को
बढ़ने के लिए ज्यादा एनर्जी भी मिल पाई। बट इसी के साथ इस बड़े शरीर को गर्म रखने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते ज्यादा सोलर एनर्जी भी हवा में ट्रैप की, यानी कि एक परफेक्ट फॉर्मूला बना जो सिर्फ उस वक्त के जमीनी जीवों के लिए फेवरेबल था, जबकि पानी में रहने वाले कोल्ड ब्लडेड जीव पानी के ठंडक की वजह से इस एडवांटेज से वंचित थे। ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी को अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर अब तक पैदा हुए सभी जीव किसी क्ले की तरह शरीर लेकर आए और प्रकृति वो पॉटर है जो अपने हिसाब से इस क्ले को मन चाहे शेप में ढाल देती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टाइम। लेकिन क्ले की तरह ही ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के भी वीक पॉइंट्स होते हैं। जैसे क्ले एक्सट्रीम हीट या कोल्ड झेल नहीं सकती, वैसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज भी एक्सट्रीम हीट या कोल्ड नहीं झेल सकते और इसीलिए ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में वो इसी क्ले मॉडल की तरह चटक जाते हैं। अब ऐसे ही एक्सट्रीम कंडीशंस आज से 200 मिलियन साल पहले हुए थे, जिसके चलते एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था और दुनिया के 90% स्पीशीज विलुप्त हो गए थे। लेकिन लाइक दे से लाइफ नेवर स्टॉप्स। इस एक्सटिंक्शन के बाद कुछ ऐसे जीव इजाद हुए जिन्होंने देखते ही देखते पूरे पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। यस, मैं बात कर रहा हूं डायनासोर्स की, जिन्होंने पृथ्वी पर लगभग 150 मिलियन सालों तक राज किया। उनकी पूरी कहानी मैंने अपने डायनासोर सीरीज में कवर किया है, ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एरा विच इज द ट्रायासिक एरा एंड देन जुरासिक एंड क्रिटेशियस। यहां पर क्लिक करके आप वो पूरी सीरीज चेक कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आया था और ये वीडियो देखकर वो क्लियर हो चुका है तो एक लाइक जरूर ठोकना और ऐसे ही क्यूरियस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।